Last, our chief guest, the most important person we have been waiting for the last 2 days to hear, हमारे माननीय मंत्री जी फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो हमारे बीच में आए और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब कभी किसी इशू के लिए हम मंत्री जी के पास गए हैं वो हमेशा ये बोलते रहे हैं, जरूरत पड़ने से मैं प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा इस बारे में। तो ये बहुत बड़ा योगदान मंत्री जी का जो रहा है, इसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच अ बिजी शेड्यूल, मंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं। और मंत्री जी अभी हमारे जो पैनल डिस्कशन हम करेंगे उसमें मंत्री जी रहेंगे हमारे साथ। कोई अगर किसी सवाल मंत्री जी से किसी को पूछना हो तो कृपया अपना हाथ खड़ा करें। आप कोई भी पॉलिसी डिसीजंस के बारे में सवाल ना पूछे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपका दरख्वास्त है मंत्रालय के पास तो मंत्री जी से कृपया आप पूछा करें। मंत्री जी जरूरत पड़ने से हमें ये भी बोल चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री जी से भी बात कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो विद दैट वी विल गेट गोइंग। मंत्री जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूं। और ये पैंडेमिक में 3 साल जो मंत्री जी का सहयोग मिला है, मंत्री जी को मैंने जितनी बार उनसे मैंने अनुरोध किया मंत्री जी आप आ जाइए, मंत्री जी बहुत बार हमारे वेबिनार में आ चुके हैं, बहुत बार हमसे जुड़े हैं। कभी तो ऐसा हुआ है, मुझे याद है 14 नवंबर लास्ट हमारे जब 25 साल का मैगजीन का सेलिब्रेशन था, मंत्री जी अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे इलेक्शन के बीच में, उस इलेक्शन के बीच में अभी हमसे जुड़े। तो मतलब उनका जो योगदान रहा है यह मैं कभी भूल नहीं सकता। कुछ रिश्ते होते हैं जिसको आप पे बैक नहीं कर सकते, तो वैसे मंत्री जी का योगदान रहा है। किसी के ऊपर हम निर्भर ना बने, जितना हो सके हम कम कर पाए किसी के ऊपर निर्भरता। इसी का तो आत्मनिर्भर का ये पूरा जो प्रधानमंत्री ने बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम जो बढ़ रहे हैं, ये इसमें हर एक रॉ मटेरियल हमारे देश में उपलब्ध हो और हम कुछ ना हो तो ऑल्टरनेट रॉ मटेरियल सोचे कि ये नहीं तो कुछ और सही। और हमारे माननीय मंत्री जी के जो सहायक हैं, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी जो है अनिल कुमार जी, वो खुद एक मेटलर्जिस्ट हैं, जो इसकी वजह से मंत्री जी को हर एक दिन अपडेट मिलते रहता है हमें क्या करना है। तो मैं आपका भी अनिल जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने शुरू से आपका सहयोग रहा है। और आज मैं हर बार बोलता हूँ, आज फिर से दोहरा रहा हूँ, इफ यू गो टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टील टुडे यू विल फाइंड अ मार्क डिफरेंस। मैं पिछले 30 साल से उद्योग भवन जा रहा हूँ। मैंने ये सरकार 10 साल की जो है, इससे पहले मैं देखता था बहुत सारे लोग मंत्री जी के दफ्तर के आसपास घूमते रहते थे। आज आपको कोई एक मिडिल मैन नहीं मिलेगा, किसी को आप नहीं देखेंगे कि मंत्रालय में मंत्री जी के रूम के सामने मतलब घूम रहे हैं कोई काम के लिए, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री का एक ही कहना है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। सो दैट इज व्हाट हैज मेड दिस मिनिस्ट्री corruption free in the last 10 years, and we are so proud of it. We are proud of our prime minister because he has delivered what he has promised to this country. And you know, any day you go across the world, मैं तो यूरोप में घूमता हूँ, मैं हर एक जगह जाता हूँ, हर एक जगह क्या आज हर एक भारतीय का क्या इज्जत बढ़ गया है। We are treated as, you know, a country with a lot of power. That's the difference which this prime minister has done for this country. We should all feel proud of our prime minister who has made India so proud. The government's role or the ministry's role right now is not to play the role of policing, but to play the role of a facilitator. In Europe, what we see, the governments play the role of facilitator. So the similar thing has happened under Modi ji's regime. This is a perceptible change because Modi ji बोलते रहते हैं, Modi ji बोलते हैं, minimum government, maximum governance. That is what Modi ji's statement is. So our role is not policing. Steel ministry is not doing policing anymore. In a decontrolled regime, the role of the ministry is to play the role of a facilitator, which is what it.
मैं पहली बार जब अनिल कुमार जी से मिलने गया था, मैं तो सोचा भी नहीं था कि एक मंत्री जी का दफ्तर में आके मुझे जूस के लिए पूछा जाएगा, खाना के लिए पूछा जाएगा। तो अनिल कुमार जी बोले आपके लिए क्या खाना मंगा है, क्या जूस पीना चाहते हैं। मैं तो छोटा सा पत्रकार हूँ, आई एम अ स्मॉल टाइम जर्नलिस्ट। माई जॉब इज टू ब्रिंग द गवर्नमेंट्स व्यू बिफोर द इंडस्ट्री। पत्रकार के नाते मेरा यही मेरा काम है। लेकिन वो मैं चौंक गया कि व्हेन आई वेंट इनटू द मिनिस्टर्स ऑफिस, इट वाज लाइक बीइंग इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस वेयर आई वाज ट्रीटेड लाइक अ प्रॉपर कस्टमर। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ फग्गन सिंह कुलस्ते जी। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मंत्री जी के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जिस वक्त के लिए इंतजार कर रहे थे पिछले 2 दिन से, वो वक्त वो वक्त अभी आ चुका है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय, हमारे आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी आज हमें जो मार्गदर्शन करवाएंगे, हम उसी के लिए इंतजार कर रहे थे पिछले 2 दिन से। माननीय मंत्री जी, आप बैठ के बोलना चाहेंगे या पोडियम? तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑनरेबल मिनिस्टर। Association Steel Summit and Expo इस कार्यक्रम में इस तौर से हमारे एमडी वीरेंद्र जी, एमएसटीसी श्री वीपी सिंह जी, हमारे परिनिदेशक श्री विनय कुमार बत्रा जी, निदेशक आईसीएल राजेश कुमार जी, प्रबंध निदेशक श्री दर्जी, सीओजेएसपीएल हमारे हरेशन जी, एलएनटी श्री ले जी सीओ, और श्री हमारे पुनीत राम जी का एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेएसडब्ल्यू, और हमारे देश के संचालक हैं। बहुत अच्छा उन्होंने ऐसे पूरे कार्यक्रम को इन 2 दिनों में जैसे संचालित किया है। मैं विशेष तौर से आज इस स्टील एवं जी के द्वारा जिस आयोजित एशियन स्टील समिट एक्सपो 2024 के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में यहाँ पर आए हुए सभी प्रतिनिधियों का, हमारे सभी अलग अलग क्षेत्र से जो हमारे यहाँ लोग उपस्थित हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। समय और कल जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, जैसे मुझे बताया गया है कि अलग अलग 5 सेक्टरों में 5 हमारे सब्जेक्ट्स जिन पे डिस्कशन हुआ है, परंतु आज इस्पात की मांग में जो अपेक्षित मजबूत वृद्धि के साथ आज जब भारत वैश्विक इस्पात उद्योग में एक प्रमुख उत्पादक के रूप में उभर रहा है, तो बार बार आप सब लोगों ने उल्लेख किया है कि इस आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी की एक विबद्धता है, और इसको आर्थिक परिवर्तन के केंद्र में देश का इस्पात उद्योग है, जो एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है, जो भारत के समग्र विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज मैं कह सकता हूं कि जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस दूसरे कार्यकाल में जब मैं इससे स्टील के सेक्टर में आया, तो मैंने अनुभव किया कि इस्पात क्षेत्र का जो मजबूत प्रदर्शन और रणनीतिक भूमिका और इसे देश की आर्थिक समृद्धि की आधारशिला के रूप में स्थापित करते हैं,
जो विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है और एक मजबूत आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में भारत की यात्रा के पक्ष को आकार देती है। और उसके पीछे हमने जो प्रयास किए और उसका मुख्य उद्देश्य है कि इस्पात क्षेत्र ने उल्लेखनीय जो उपलब्धियां हासिल की, वर्तमान में 171 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में स्थापित है। वित्तीय वर्ष से 2023-24 में अप्रैल से जनवरी तक के जो कच्चे माल का उत्पादन समय 118.4 मिलियन टन हुआ है और तैयार इस्पात का जो उत्पादन है वो हमारे पास से 113.5 मिलियन टन है। और खपत है, जहां तक उसका उल्लेख आप देखते सकते हैं कि खपत 112.4 मिलियन टन हुआ है। और पूर्व में जो पड़े स्थिति को अगर ध्यान में रखें तो हुए देखें तो स्पष्ट होता है कि इस्पात की मांग उत्पादन की तुलना से ज्यादा है। आज जरूरत इसी बात की है और इसलिए हमने विभाग के अंदर अलग अलग प्रकार के, जैसे आज ये संगोष्ठी हमारी में हम इस पे शामिल हो रहे हैं, ऐसे अनेक प्रकार के, और हमने चिंतन शिविर भी किया ऐसे अलग अलग सेक्टरों को। और कुल मिलाकर के आज जो देश की जरूरत, उस जरूरत को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अभी ये जो आंकड़े मैंने बताया कि जितना हमारे पास सन होना चाहिए उस डिमांड के अनुपात में हम थोड़ा पीछे हैं। और इसलिए पूर्व में जो पड़े स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो स्पष्ट होता है कि इस्पात की मांग उत्पादन की तुलना में ज्यादा है, जिस वजह से आयात की तुलना में निर्यात कम हुआ है। क्योंकि जो इन्वेंट्री है, जो वो जो ट्रांजिट में है, अतः हमें मांग के अनुसार उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत, और वर्तमान में हम लगभग 80% क्षमता पर ही उत्पादन पाकर पा रहे हैं। हमें अपनी क्षमता का 100% तक उत्पादन करना, तभी हम ये जो लागत कास्ट कम कर पाएंगे, मांग को पूरा कर पाएंगे, आयात कम होगा तथा निर्यात बढ़ेगा और संसाधनों का लाभकारी उपयोग किया जा सकेगा। और इस वित्तीय वर्ष में कच्चे माल का जो उत्पादन 140 मिलियन टन से ज्यादा होने की एक संभावना है। अगर हमारी जो पिछले 2017 में जो इस्पात नीति जब हम अनाउंस किया और उस समय 230-21 तक हमारा 300 मिलियन टन का जो कच्चे माल का जो हमारी महत्वाकांक्षी एक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार ने कई नीतिगत फैसले किए, जिसमें से विशेष तौर से हमारा कोलसिफिकेशन PLI योजना, स्क्रैप पॉलिसी, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, घरेलू उत्पादित आयरन और स्टील उत्पादकों की खरीदारी में प्राथमिकता, टास्क फोर्स का गठन जैसे अनेक फैसले लिए गए। और इसलिए मैंने कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने पिछले दिनों जब हमने काम प्रारंभ किया और इन 5 वर्षों के दौरान ये सारे जो महत्वपूर्ण फैसला हमने किया, और इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टील सेक्टर को और कैसे हम उसका एक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं,
अगर आपको याद होगा कि हमने ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में, अगर रेलवे का आप देखिए, शिपिंग में आप देखिए, जितने हमारे दरगाह हैं, हाईवेज देखिए और हमारे एयरपोर्ट्स देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में जैसा हम अनुमान लगाते हैं, तो ये अनुभव आया है पूरे देश में कि आज निरंतर इस दिशा में अगर हम जितना कम लोगों को खर्चे में ज्यादा सन हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए जो हमने प्रयास किया है वो इसी का ही परिणाम है कि इस्पात की मांग में वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी बुनियादी ढांचे में खर्च और भारत के निर्माण क्षेत्र में निजी निवेश में उछाल से प्रेरित। इस बजट में भी हमारी सरकार ने अधोसंरचना विकास पर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यय करने का लक्ष्य रखा है, जो इस्पात की मांग को और बढ़ाएगा। हमारी सरकार ने इस माल ढुलाई को सुगम और सस्ता बनाने के लिए इस अंतरिम बजट में खासतौर से रेलवे में विशेष कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, जिससे इस्पात के लिए माल ढुलाई सस्ता, तीव्र और सुगम होगा। ऐसे अनेकों प्रयास इन दिनों में हुए और ये हमारा लक्ष्य भी है, इसको और आसान बनाने का हमारा ये प्रयास है। पहले भी मैं आपके ऐसे सम्मेलनों में कहा था कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है। आपने देखा है कि बीते 9 वर्षों में हमने अंतरिक्ष, डिफेंस, फार्मा, रेलवे जैसे अनेक ऐसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने और इसके पीछे कारण ये है कि परंतु इससे बात के क्षेत्र में सभी प्रकार की जो तकनीकी होने के बाद भी हम आयात पर निर्भर हैं। हमारे कैपिटल गुड्स और तकनीकी को आयातित करते हैं, क्या हम अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करके आयात को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते? पिछले अनुभवों को हमने देखा है कि हमारे पास इसकी कमी नहीं। प्रधानमंत्री जी बार बार इसका उल्लेख करते हैं कि अगर आत्मनिर्भर बनना है और देश को और शक्तिशाली बनाना है तो हमारे स्वयं के संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे वैज्ञानिक हो और चाहे हमारे टेलियल्स भी हो, हम उस टेक्नोलॉजी का कितना भरपूर उपयोग कर सकते हैं, हम इस दिशा में सोचें। हम इसके पहले जैसा मानते थे इस दुनिया के अंदर भारत के बारे में, तो ये अनुभव आता है कि वास्तव में हमारे पास इन दिनों में जो कुछ भी हमने किया है और उसमें से अधिकांश जो प्रयास हुए हैं इस भारत के हमारे जो खासतौर से इंडस्ट्री के जितने हमारे जो सेक्टर्स है स्टील के क्षेत्र में, सब मिलकर के हमारे चाहे प्राइमरी लेवल के आप देखिए और चाहे हमारे सेकेंडरी लेवल के हमारे इंडस्ट्री हो, आज इन सबका योगदान अगर देखें तो इस भारत के लिए इस्पात के क्षेत्र में जितना हम आगे बढ़ पाए, ये सबका एक प्रकार का समन्वित प्रयास है, सबके सहयोग से संभव हुआ है और इसमें से ही निकल करके हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और इसलिए मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि जब मैं इस सेक्टर में ऐसे कई क्षेत्रों में हमने अनेक बार आप लोगों के निमंत्रण पर अलग अलग क्षेत्रों में जब इस प्रकार की संगोष्ठियां करते हैं, आप लोगों ने कल से आज जब चर्चा हुई होगी तो उसमें से एक सार निकल के आता है और उसमें से मैं हमेशा कहता हूं कि उसको हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और उस तकनीक को जितना हम भरपूर उसका उपयोग कर सकते हैं, ये हम सबको मिलकर के करना चाहिए। हमारे
वित्तीय वर्ष से 23-24 में अभी तक जो हमारा 37 मिलियन टन से अदा का जो लौह अयस्क का निर्यात हुआ है, जिसमें लो ग्रेड के लौह अयस्क भी है। यह लौह अयस्क हमारे कैप्टिव तथा मर्चेंट माइन से उत्पादित किए जाते हैं। मेरा मानना है कि हमें लो ग्रेड और लो अयस्क को बेनिफिशिएशन करके देश के ही इस्पात उद्योग में इस्तेमाल करना चाहिए। जब दूसरा देश बेनिफिशिएशन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हमें लौह अयस्क को निर्यात करने की क्या जरूरत। हमें कॉपी एवं पेस्ट की प्रथा से बाहर निकलने की जरूरत। हम हमेशा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, दूसरों की तरह हम देखते हैं, और इसलिए हम जो बात करते हैं वो सभी टेक्नोलॉजी जापान, चीन, साउथ कोरिया जैसे देशों में पहले से लागू है, परंतु हम लोग अपने यहाँ के इस्पात उद्योग में लागू करने में दशकों लगा देते हैं। हमें टेक्नोलॉजी प्रदाता भी बनना है और रोजगार के सृजनकर्ता भी बनना है, और अपने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का लाभकारी तरीके से उपयोग करते हुए तैयार माल का निर्यात करना। वास्तव में हमारे पास कुछ कारण हो सकते हैं, परंतु जैसे पारदर्शी तरीके से हम रॉ मटेरियल के बारे में, कोयला के बारे में, हमारे माइंस के बारे में, ये सही है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं और दूसरे कुछ क्षेत्र है जहां पर हम अभी भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। परंतु मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके लिए अभी मैंने देखा है पिछले कोविड के समय में हमारे एमएसएमई के क्षेत्र में जो हमारे दृष्टि थे, हमने उसके लिए बहुत आसान तरीके से प्रधानमंत्री जी बार बार हम लोगों से कहते, लगातार राज्यों से बात करना, हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बात करना, उनकी संबंधित जो भी समस्याएं राज्यों से हमने वहां की सरकारों से चर्चा कर जो आसान तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि राज्यों के अंदर भी उनकी अपनी कठिनाइयां होती। कई बार ऐसे समिटों में मैंने देखा कि हम आपस में जो बातचीत करते हैं उसका समाधान क्या है, उसका रास्ता है बातचीत करना और उसमें से आगे बढ़ना। और जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ में, चाहे वो राज्य सरकारों से संबंधित हो और चाहे किसी नीतिगत संबंधित कोई संस्थान हो, तो उनके सामने जो कठिनाइयां होती है उसका समाधान का तरीका क्या हो सकता है, ये हमने अनुभव किया। और इसीलिए जितने बार इस प्रकार की वार्ता हुई, चर्चा हुई, उसमें से ही हल निकलता है और आगे बढ़ते हैं। यही आज के समय में ये जो फार्मूला है, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हम हर माल का जो निर्यात ना, और इस 2 दिन के कार्यक्रम में 5 सत्रों का जो आयोजन आप लोगों ने किया है, इसमें लोहे एवं इस्पात, मेकिंग, कास्टिंग, रोलिंग और टेक्नोलॉजी से लेकर ऊर्जा क्षमता एवं आगत प्रभावकारिता और बेनिफिशिएशन एवं डेटाइजेशन टेक्नोलॉजी इस्पात उद्योग के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एवं अवसर जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की गई। यह चर्चा और संवाद निश्चित रूप से एक दूसरे के यहाँ किए जा रहे हैं, हमारे बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करने का उचित प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, और आप लोगों अपने यहाँ इन बेस्ट प्रैक्टिस को लागू करने की दिशा में काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। मैं विशेष तौर से, जिसे मैंने कहा कि अपने अलग अलग क्षेत्र में हमेशा इस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री जी बार बार इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए कहते कि क्या संभव हो सकता है, इसके लिए कौन सा हम तरीका अपना सकते हैं।
हम उसके बारे में विचार करें और पूरे दुनिया के तरह हमारे पास भी वही मैकेनिज्म है। केवल हमको आगे बढ़ने की जरूरत, और बिना किसी संकोच के, भय के अगर हमने इस काम को हमने किया तो निश्चित हमको सफलता मिलने वाली। आज इन कम समय में अगर देश के पूरे इन वर्षों को आप देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि मैंने उन दिनों को भी देखा है। मैं लगभग 30 साल से 32 साल से मैंने इस देश के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को भी देखा है, उद्योगों को भी देखा, इंडस्ट्री सेक्टर के अलग अलग क्षेत्र हैं उनको भी देखा है, पॉलिसी मेकर जितने भी रहे सरकारों को। वास्तव में इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत। आज नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण आज ये जो संभव हुआ है, आज हम इस मुकाम तक भारत पहुंच रहा है, तो इसके कारण हमेशा हमने जो सफलता प्राप्त किया है, केवल हमको अपने इच्छा शक्ति, बहुत बार हम संकोच में या अपने आप को कमजोर मानते हैं। स्वाभाविक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां भी होती है, उसमें कुछ कठिनाई भी होती है, कुछ कमियां भी होती है, परंतु जब हम सब मिलकर के एक दूसरे के साथ परामर्श करके आगे बढ़ते हैं तो उस परिणाम तक पहुंचने में हमको आसानी होती है। और इसलिए हमारे पास किसी प्रकार की तकनीक, किसी ऐसे हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे तकनीक के क्षेत्र में ऊर्जा से, उनमें से कोई कमी नहीं। आज ये हम अपने आप में गर्व करते हैं भारत के बारे में कि जब इस सेक्टर में हमने आगे बढ़ रहे, और आने वाला जो भविष्य, ये भारत जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 जब देश के 100 साल होंगे, उस समय भारत की इस तस्वीर के बारे में, हम आर्थिक दृष्टि से कहां पहुंचने वाले, ये हमारी ताकत बढ़ेगी। उस समय हम जितना अच्छा कर सकते हैं इस भारत के बारे में, भारत के विकास के बारे में, इस तकनीक के बारे में, आज ये मैं मानता हूं कि हम चाइना और भारत के बारे में ये जो हम कंपैरिजन करते हैं, हम नंबर 2 हैं, परंतु जो गैप है, इस गैप को भरना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। परंतु जो जरूरत है भारत के अंदर, भारत के लोगों को, हम उस कमी को हम पूरा करें, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, इस तकनीक को हम पा सकते हैं और उस मुकाम तक पहुंचने में हमको कोई कठिनाई नहीं होगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये आप लोगों के सारे प्रयास के कारण संभव हुआ है। और अतः मैं इससे आयोजित समिति की अधिक सराहना करता हूं और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं कि आप सब लोग मिलकर के इन 2 दिनों के अंदर जो कुछ भी आप लोगों ने संवाद किया है, चर्चा किया है, निश्चित तौर से आने वाले इस भारत के भविष्य के लिए, खास तौर से हमारे स्टील और मेटलर्जी के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए सम्मेलन की सार्थकता यही है कि इसमें से कुछ निकल करके आगे आना चाहिए और ये देश के हित में आगे हो, हम आगे बढ़े। यही कल्पना के साथ मैं आप सबको एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इन सफल आयोजन के लिए, इसे की सफलता के लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। A standing ovation to the Honorable Minister. मंत्री जी, फिर से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हम आप बहुत बहुत आभारी हैं। जो 3 दिन का नागालैंड सफर के बाद आप थके हुए थे, उसके बाद हमको विश्राम का भी वक्त नहीं मिला, बस भोजन करके अब सीधा यहाँ चले आए। आप बहुत बहुत आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया, और हम आशा रखते हैं कि आप आगे भी हमें ऐसे मार्गदर्शन करवाते रहेंगे। और इस्पात मंत्रालय का जो सपोर्ट हमें मिला है, इसलिए आपका और आपका सेक्रेटरी नगेंद्र नाथ सिन्हा जी का आभार प्रकट करते हैं कि हमें
मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का लोगो सपोर्ट भी मिनिस्ट्री से मिला है। इसके लिए इस्पात मंत्रालय का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका व्यक्तिगत तौर से आप इतने व्यस्त रहे हैं, आगे हमारे चुनाव आने वाले हैं, आम चुनाव आने वाले हैं, फिर भी आप इतना नागालैंड ड्यूटी पर थे, फिर भी आप पार्टी प्रोग्राम खत्म करके आप जो यहाँ हमारे साथ पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, I have a small duty to perform before the minister leaves, which will the presentation of the memento to our honorable dignitaries on the dais and our chief guest, honorable minister. अभी एक उदाहरण आप देख सकते हैं, इससे जो अटल सेतु है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी क्षमता में कोई कमी नहीं है। ये आप इसको मान करके चलिए। और इसलिए जैसे आपने कहा कि के बारे में, ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, और इसलिए इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता हमें, और इसको और आगे